नमस्ते दोस्तों, 18 जून 2023 को सुबह 9:30 बजे 5 लोग एक पनडुब्बी में बैठे जो टाइटन कहलाती थी और समुद्र में उतर गए। वे टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे, वही ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक जो लगभग 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। यह साहसिक पर्यटन का एक अतिवादी रूप है और यह बहुत महंगा है। पनडुब्बी में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने इस यात्रा के कुछ घंटों के लिए $20 मिलियन से अधिक खर्च किए थे। यह यात्रा इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में छिपा हुआ है, खास तौर पर पानी की सतह से 3810 मीटर नीचे। ये पनडुब्बी पानी के नीचे अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। 3810 मीटर की गहराई तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। हर 15 मिनट के अंतराल पर यह पनडुब्बी समुद्र की सतह पर स्थित सहायक जहाज को सिग्नल भेजती है, जिसका नाम पोलर प्रिंस था। उनके लिए ये दुनिया से एकमात्र संचार चैनल था। उस दिन 18 जून को इस पनडुब्बी के समुद्र में उतरने के केवल 1 घंटे और 45 मिनट ही हुए थे कि अचानक यह समुद्र पर सहायक जहाज से संपर्क खो बैठी। शाम 4:30 बजे तक, जब पनडुब्बी को अपनी यात्रा के बाद ऊपर आ जाना चाहिए था, इसका कोई संकेत नहीं था। शाम 7:10 बजे पोलर प्रिंस में टीम ने यूएस कोस्ट गार्ड को सूचित करने का फैसला किया और यहां से एक 4 दिनों तक चली बहुराष्ट्रीय खोज शुरू हुई। इस पनडुब्बी को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया गया। विमान, जहाज और रोबोट वाहन भी इस्तेमाल किए गए। हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल था, इन यात्रियों के साथ क्या हुआ? यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि टाइटन के मलबे को महासागर तल से सतह पर लाया गया है। यह मलबा दबाव कक्ष के विनाशकारी नुकसान के अनुरूप है। वह अहंकार और घमंड जिसने उस जहाज को उसके विनाश की ओर भेजा, वही चीज है जिसने उन लोगों को सबमर्सिबल में उनकी किस्मत की ओर भेजा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस बात के लिए सराहना करना चाहूंगा कि आप अपना समय ऐसे सूचनाप्रद और शैक्षिक वीडियो देखने में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसे वीडियो देखकर आपको दुनिया की बेहतर समझ मिलती है और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। ये आपके समय का सही निवेश है। इसी तरह यदि आप समय प्रबंधन की अंतिम तकनीकों को सीखना चाहते हैं ताकि आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें और अपनी जिंदगी की पसंदीदा चीजों के लिए समय निकाल सकें, मेरे समय प्रबंधन कोर्स में शामिल हों, ध्रुव राठी अकादमी में। ये एक बहुत व्यावहारिक कोर्स है जो आपको चरणबद्ध तरीके से वे गुप्त तकनीकें सिखाता है जो मैं अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूं। इसे पूरा करने के बाद आप अपनी पढ़ाई और काम में परिवर्तन देखेंगे और वास्तव में अपने घर में भी। इस कोर्स को लेने वाले हजारों लोगों ने ऐसा ही कहा है। शामिल होते समय कूपन कोड TIME40 का उपयोग करें ताकि 40% छूट मिले। लिंक नीचे विवरण में है, लेकिन जल्दी करें क्योंकि यह कूपन कोड केवल पहले 400 लोगों के लिए उपलब्ध होगा। अब आइए द टाइटन सबमर्सिबल की पूरी कहानी को समझें। इस पनडुब्बी के गायब होने की जगह कनाडा के पास अटलांटिक महासागर में है। नक्शे को देखें। न्यूफाउंडलैंड से 600 किमी दूर एक कनाडाई द्वीप। इस जगह पर पानी की गहराइयों में आपको टाइटैनिक का मलबा मिलेगा जो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। धनुष और स्टर्न दोनों एक दूसरे से लगभग 800 मीटर दूर पड़े हुए हैं। यहाँ गायब हुई टाइटन पनडुब्बी वास्तव में पनडुब्बी नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत समान हैं। तो अब तक मैंने चीजों को सरल बनाने के लिए पनडुब्बी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पनडुब्बियों में अपनी खुद की शक्ति होती है। वे स्वतंत्र रूप से बंदरगाह का उपयोग करके समुद्र में जा सकती हैं और समुद्र से बाहर आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी में उतारने और वापस लाने के लिए एक सहायक जहाज की जरूरत होती है। एक जहाज जो पानी की सतह पर मौजूद होता है और सब कुछ नियंत्रित करता है। हमारे मामले में यह सहायक जहाज पोलर प्रिंस था। यह पूरा ऑपरेशन एक कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था जिसका नाम ओशन गेट था, जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। उनका नाम याद रखें क्योंकि वह कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशे से वह एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और 2009 में उन्होंने ओशन गेट कंपनी की स्थापना की।
एक निजी कंपनी जिसका उद्देश्य अमीर लोगों को गहरे समुद्र की यात्राओं पर पर्यटन के रूप में ले जाना था। तो हमें इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताएं कि यह कैसे काम करेगा। यह एक अभियान है टाइटैनिक के मलबे का सर्वे करने के लिए। जो यात्री बाहर आएंगे वे डाइव में भाग लेंगे। सोनार संचार प्रणालियों को संचालित करने के लिए फोटोग्राफ हम डेटा ढूंढेंगे। तो यह एक बहुत सक्रिय अनुभव है। इस कंपनी ने जुलाई 2021 में टाइटैनिक टूर्स की पेशकश शुरू की। इससे पहले उन्होंने अन्य जहाज मलबों और क्षेत्रों के टूर्स की पेशकश की। जैसा कि आप अभी भी उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, टाइटैनिक के अलावा अजोर्स और बहामास के अभियान थे। टाइटन इस कंपनी का एकमात्र सबमर्सिबल नहीं था। इसके अलावा ओशन गेट के पास 2 अन्य सबमर्सिबल थे, एंटीपोड्स और साइक्लॉप्स। एंटीपोड्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकता था और साइक्लॉप्स 500 मीटर तक, लेकिन टाइटन को 4000 मीटर नीचे जाने के लिए डिजाइन किया गया था, 4 किमी पानी के नीचे। यही कारण है कि यह टाइटैनिक जाने वाला एकमात्र सबमर्सिबल था। 3800 मीटर की भयानक गहराई को कल्पना करने के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा बनाए गए इस चार्ट को देखें। यहाँ माप फीट में है। सामान्यतः एक आदमी की ऊंचाई 6 फीट होती है। टाइटैनिक से टकराने वाला हिमशैल पानी की सतह से 100 फीट ऊपर था और पानी के नीचे कई गुना 130 फीट वह अधिकतम गहराई है जहां मनोरंजक स्कूबा डाइवर्स स्कूबा डाइविंग करते समय जा सकते हैं। 650 फीट के बाद एक ट्वाइलाइट जोन क्षेत्र शुरू होता है जहां केवल थोड़ी मात्रा में रोशनी पानी की गहराइयों में प्रवेश कर सकती है। 600 फीट अब तक की सबसे गहरी पानी के नीचे बचाव अभियान की गहराई थी। 600 फीट वह गहराई है जहां विशालकाय स्क्विड तैरते हैं। विशालकाय स्क्विड इतने भयानक हैं कि वे लगते हैं जैसे वे किसी एलियन ग्रह से आए हों। फोटो देखें। यदि आप और नीचे जाते हैं तो 3800 फीट के बाद मिडनाइट जोन शुरू होता है। इस निशान से नीचे कोई सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इसके बाद सब कुछ काला हो जाता है। यहाँ पानी का तापमान लगभग 4 DGC है। अब यदि आप यहाँ से और नीचे जाते हैं 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट और फिर आप अंततः 12,500 फीट पर पहुंचते हैं। यहाँ महासागर तल है जहाँ टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। इस गहराई पर दबाव सतह पर दबाव से लगभग 400 गुना है। इसलिए जो भी सबमर्सिबल इस गहराई पर जाता है उसका डिजाइन पूरी तरह से सोचा जाना चाहिए। बाहर देखने के लिए कांच, खिड़की का आकार केवल इतना बड़ा हो सकता था और टाइटन सबमर्सिबल में खिड़की, जिसे व्यू पोर्ट कहा जाता है, वह अब तक किसी भी निजी सबमर्सिबल में लगाई गई सबसे बड़ी व्यू पोर्ट थी। टाइटन सबमर्सिबल इतना बड़ा नहीं था। इसमें केवल 5 लोगों को बैठाने की क्षमता थी। इसका मुख्य शरीर, जिसे हल कहा जाता है, कार्बन फाइबर से बना था। 2 कैप्स अंत में लगे हुए थे जो टाइटेनियम से बने थे और इसकी कुल लंबाई लगभग 6.7 मीटर थी और इसका वजन 10,400 किग्रा से अधिक था। इसके डिजाइन में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स थे, 2 क्षैतिज और 2 ऊर्ध्वाधर, जिनके माध्यम से इसे संचालित किया जा सकता था। अब यहाँ एक दिलचस्प तथ्य नोट करने योग्य है। ये सब वीडियो गेम कंट्रोलर से नियंत्रित था। आप इस गेम कंट्रोलर से पूरी चीज चलाते हैं। कम ऑन, ये उतना अजीब नहीं है जितना लगता है, क्योंकि यूएस नेवी भी अपनी पनडुब्बियों और पेरिस्कोप को नियंत्रित करती है। बाहर देखने के लिए व्यूपोर्ट वे एक्सबॉक्स कंट्रोलर से नियंत्रित करते हैं, लेकिन हाँ, पूरी पनडुब्बी टाइटन वीडियो गेम कंट्रोलर से नियंत्रित हो रही थी। इसका मतलब है कि पानी में सबमर्सिबल को संचालित करने वाला पायलट भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का उपयोग कर रहा था। यदि आप अंदर को देखें तो इसमें बैठने के लिए कोई सीटें नहीं थी, लेकिन एक छोटा शौचालय प्रदान किया गया था जो व्यू पोर्ट के बगल में था। लेकिन शौचालय के लिए कोई बाधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शाब्दिक रूप से कहा कि यदि किसी को शौचालय का उपयोग करना हो तो दूसरों को दूसरे तरफ मुंह करना होगा, टीवी स्क्रीन को देखते रहने के लिए जबकि शौचालय का उपयोग हो रहा हो। यह गहरे गोताखोरी वाले सबमर्सिबल पर उपलब्ध एकमात्र शौचालय है। यह इन हाउस है। आप व्यू पोर्ट से बाहर देख सकते हैं। प्राइवेसी स्क्रीन को खींच लें, संगीत को तेज करें। क्योंकि ये सबमर्सिबल पानी में इतनी गहराई तक जाते हैं, यहाँ जीपीएस काम नहीं करता। उनके सहायक जहाज से संचार टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता था। अभी भी स्पष्ट नहीं है
कि जहाज पर कौन सा इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध था। कुछ साल पहले के इस ट्वीट में ओशन गेट ने कहा था कि वे संचार के लिए स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहे थे। यदि हम 18 जून की इस कहानी पर वापस आते हैं तो उस दिन इस सबमर्सिबल पर 5 लोग सवार थे। पहला था 68 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति हमिश हार्डिंग। वह एक साहसी थे और 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक। 2016 में उन्होंने एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के साथ साउथ पोल की यात्रा की। एक बार उन्होंने महासागर के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच में 4 घंटे का गोतावारी किया और पिछले साल वह जेफ बेजोस की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी द्वारा शुरू की गई ब्लू ओरिजिन सबओर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा थे। दूसरा यात्री था पॉल हेनरी नार्जियोले, 77 वर्ष के, फ्रेंच नेवी के पूर्व कमांडर। उन्होंने टाइटैनिक मलबे की 37 बार यात्रा की थी। वह आरएमएस टाइटैनिक के अंडर वाटर रिसर्च के डायरेक्टर थे। तीसरा और चौथा यात्री ब्रिटिश पाकिस्तानी व्यापारी शाहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान थे। वह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक थे। सुलेमान की चाची ने कहा था कि सुलेमान वास्तव में जाने से डर रहा था, लेकिन वह अपने पिता को खुश करने और इस यात्रा पर उनकी संगति देने के लिए उनके साथ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस दिन सबमर्सिबल हर 15 मिनट के अंतराल पर सहायक जहाज से संचार कर रहा था। यह संचार सुबह 11:15 बजे रुक गया। इसके बाद कोई संचार नहीं और कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। इसके बावजूद उम्मीद थी कि टाइटन निर्धारित अनुसार शाम 4:30 बजे सतह पर आ जाएगा, क्योंकि यदि संयोग से यह सबमर्सिबल पानी में फंस जाता तो यात्रियों के लिए अंदर से इसे झुकाने और आगे पीछे धकेलने का तरीका था ताकि इसे वापस ऊपर लाया जा सके। ये बैलास्ट हटाकर किया जाता है। बैलास्ट बड़े जहाजों और पनडुब्बियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है स्थिरता प्रदान करने के लिए। वे कुछ अधिक नहीं बल्कि भारी वजन है। उनकी मदद से पनडुब्बियां पानी में उतर सकती हैं। पुराने दिनों में पत्थर और रेत के बैगों को बैलास्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज पनडुब्बियां पानी के बैलास्ट का उपयोग करती हैं। बैलास्ट टैंक पानी से भर दिए जाते हैं ताकि वजन बढ़े और पनडुब्बियां पानी में डूब जाएं। शाम 4:30 बजे जब टाइटन सतह पर नहीं आया तो सहायक जहाज में लोगों ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर शाम 7:10 बजे यूएस कोस्ट गार्ड को सूचित किया। इसके बाद महान दौड़ शुरू हुई, समय के खिलाफ दौड़। 6 घंटे टाइटन में केवल 4 दिनों की ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध थी, इसलिए यदि बचाव अभियान करना था तो उन्हें यात्रियों को जीवित ढूंढने के लिए केवल 4 दिन थे। अक्सर जहाजों पर एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन EPIR भी कहा जाता है। इसकी मदद से इन जहाजों को ढूंढा जा सकता है, लेकिन टाइटन में यह लगाया नहीं गया था। यहाँ एक और समस्या थी कि भले ही टाइटन समुद्र की सतह पर वापस आ जाता तो भी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाते, क्योंकि इस सबमर्सिबल को अंदर से खोलने का कोई तरीका नहीं था। आपने सही सुना, इस सबमर्सिबल का दरवाजा केवल बाहर से बंद किया जा सकता था और बाहर से खोला जा सकता था। इसलिए चाहे सबमर्सिबल पानी के अंदर हो या सतह पर, वे 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। क्रू बाहर से सिपंचा बोल्ट से हैच को बंद करता है। बाहर निकलने का कोई अन्य तरीका नहीं है। इसके ऊपर खोज क्षेत्र 25,000 वर्ग किमी था। कल्पना करें कि इतने विशाल क्षेत्र में वैन के आकार के सबमर्सिबल को ढूंढना कितना मुश्किल है। क्षेत्र गोवा राज्य से 7 गुना बड़ा था और अब तक की सबसे गहरी पानी के नीचे बचाव 1973 में केवल 480 मीटर की गहराई तक किया गया था, लेकिन फिर भी बचाव टीमों ने अपनी जान जोखिम में डाला। शुरू में 2 अमेरिकी और 2 कनाडाई विमानों ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सोनार तैनात किया ताकि वे पानी के नीचे से भी सिग्नल का पता लगा सके। सतह से 3 जहाजों ने खोज शुरू की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अधिक जहाज खोज अभियान के लिए आने लगे। कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स अर्थात ROV का भी उपयोग किया गया। उन्हें सोचें, जैसे मूल रूप से रोबोट प्रकार के वाहन, कोई अंदर नहीं बैठता, लेकिन वे पानी में गोता लगा सकते हैं और चीजें ढूंढ सकते हैं, और वे पानी की सतह से नियंत्रित किए जाते हैं। 3 ROV टाइटन की तलाश कर रहे थे। 3 दिनों की खोज के बाद खोज अभियान के तीसरे दिन
एक कनाडाई विमान से सोनार ने कुछ धमाके जैसी आवाजें सुनी। आधे घंटे के अंतराल पर कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड ने भी आवाजें सुनी। अंततः 22 जून को महासागर तल पर खोज रहे एक आरओवी को कुछ मलबा मिला। टाइटैनिक के धनुष से लगभग 490 मीटर दूर। मलबा देखने पर पुष्टि हुई कि सबमर्सिबल टूट गया था। अंदर बैठे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और खोजने पर कुल 5 टुकड़े मलबे मिले। उसी दिन यूएस कोस्ट गार्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि उन्होंने जो धमाके जैसी आवाजें सुनी, उनका इस टाइटन सबमर्सिबल से कोई लेना देना नहीं था। वास्तव में जो निष्कर्ष निकाला गया वह था कि टाइटन उच्च दबाव के कारण इम्प्लोड हो गया। आप सोच रहे होंगे कि इम्प्लोजन का मतलब फटना है, लेकिन यह वास्तव में विस्फोट का उल्टा है। हम विस्फोट शब्द का उपयोग तब करते हैं जब कोई प्रकोप या विस्फोट होता है, जैसे बम विस्फोट। बल बाहर की ओर जाता है, लेकिन इम्प्लोजन का बल अंदर की ओर जाता है। निचुड़ने से टूटना, यही इम्प्लोजन है। और विनाशकारी इम्प्लोजन का मतलब है कि इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन इसमें 1 मिलीसेकंड भी नहीं लगा। इसका मतलब है कि अंदर बैठे लोग आंख पलक झपकते ही मारे गए, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। सवाल यह है कि इस इम्प्लोजन के पीछे कारण क्या था। वास्तव में टाइटन का मुख्य शरीर, जैसा कि मैंने कहा, कार्बन फाइबर से बना था, लेकिन सामान्यतः पनडुब्बियां और सबमर्सिबल स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम से बने होते हैं। टाइटन का यह कार्बन फाइबर डिजाइन एक प्रायोगिक डिजाइन था। किसी ने पहले कभी महासागर की ऐसी गहराइयों में कार्बन फाइबर की गुणों का परीक्षण नहीं किया था। और इस आपदा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर इस उपयोग के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है। जैसा कि एक महासागर अन्वेषक रॉबर्ट बालार्ड ने कहा, वह व्यक्ति जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोजा, उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न वाहनों में महासागर के तल तक पहुंचने के लिए हजारों गोतावारी की है, लेकिन उन्होंने कभी कोई वाहन खोया नहीं। ये पहली बार था जब एक पनडुब्बी या सबमर्सिबल इस तरह इम्प्लोड हुआ। यदि आप हमारी इतिहास को देखें तो एल्विन जैसी पनडुब्बी में रहना, जिसमें मैंने कई साल बिताए, I-95 पर ड्राइव करने से ज्यादा सुरक्षित है। जेम्स कैमरून, प्रसिद्ध फिल्मों टाइटैनिक और अवतार के निर्देशक, विभिन्न अभियानों के लिए कई बार गहरे समुद्र गए हैं। उन्होंने वही बात कही। टाइटेनियम के कैप्स अभी भी समुद्र तल पर बिना नुकसान के बरकरार थे, लेकिन कार्बन फाइबर का मुख्य शरीर अब टुकड़ों में बिखरा हुआ है। उन्होंने टाइटन की कड़ी आलोचना की, कहते हुए कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया। संदर्भ यूएस पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993 व्यर्थ रूप से यात्री सुरक्षा को व्यावसायिक नवाचार पर प्राथमिकता दे रहा था। किसी बिंदु पर सुरक्षा सिर्फ शुद्ध बर्बादी है। मेरा मतलब है, यदि आप सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिस्तर से न उठें, अपनी कार में न बैठें, कुछ न करें। किसी बिंदु पर सुरक्षा सिर्फ शुद्ध बर्बादी है। मेरा मतलब है, यदि आप सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिस्तर से न उठें, अपनी कार में न बैठें, कुछ न करें। मैंने टाइटन को बनाने के लिए कुछ नियम तोड़े हैं। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें तर्क और अच्छी इंजीनियरिंग के साथ तोड़ा है। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम जनवरी 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस डेविड लॉकरिड्ज ने वास्तव में टाइटन सबमर्सिबल के बारे में सुरक्षा चिंताओं का उल्लेख किया था। और जब ओशन गेट ने चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह कोर्ट गए। कोर्ट में उन्होंने कहा कि इस सबमर्सिबल की सुरक्षा मूल्यांकन और प्रमाणीकरण होना चाहिए, लेकिन ओशन गेट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कंपनी सुरक्षा पर पैसे खर्च करने में रुचि नहीं रखती। कोर्ट में कानूनी लड़ाई अंततः 2018 में बाद में सुलझ गई, लेकिन 27 मार्च 2018 को 36 लोगों ने स्टॉकटन रश को एक पत्र लिखा। पत्र उद्योग के नेताओं, गहरे समुद्र के अन्वेषकों, महासागर विज्ञानियों और ऐसे अन्य लोगों द्वारा लिखा गया था। उन्होंने कहा कि लिया जा रहा प्रायोगिक दृष्टिकोण, चीजों की गुणवत्ता जांच न करना, किसी दिन एक भयानक दुर्घटना का कारण बन सकता है। मार्च 2018 में एक अन्य गहरे समुद्र अन्वेषण विशेषज्ञ ने सीईओ को ईमेल लिखा था कि सुरक्षा के बारे में थोड़ा रूढ़िवादी बने। उन्होंने लिखा था कि रश खुद और अपने ग्राहकों को खतरे में डाल रहे थे।
टाइटैनिक तक पहुंचने की दौड़ में रश पर वही वाक्य दोहराने का आरोप लगाया गया, वह डूबने वाली नहीं है। यदि आपको याद हो तो मैंने टाइटैनिक वीडियो में आपको बताया था कि लोग अंधविश्वास से मानते थे कि जहाज इतना महान है कि वह कभी डूब नहीं सकता, कि वह डूबने वाली नहीं है। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जहाज डूब गया और अब टाइटन के साथ भी यही हुआ। इतिहास के पन्नों में स्टॉकटन रश का नाम अब इस सूची में शामिल हो गया है, आविष्कारकों की सूची जो अपने ही आविष्कारों से मारे गए। यह हमें सिखाता है कि सुरक्षा मानकों और नियमों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो सूचनाप्रद लगा तो आप यहां क्लिक करके टाइटैनिक पर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको टाइटैनिक की पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताता हूं। और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।